आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 3 मैट्रिक्स अपव्यू यानी कि। ठीक है, तो अपव्यू क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहले हम इसका इंट्रो पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इंट्रो को अच्छे से समझना है ताकि एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो अपव्यू क्या कहलाता है, क्या होता है अपव्यू, इसको एक उदाहरण समझे। जैसे आपके पास मान के चलो 5 बुक्स हैं। क्या है आपके पास? 5 बुक्स हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक अपव्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसा? ऐसे। ये क्या हो गया, आपके पास 5 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब यदि मान के चलो पेन के साथ साथ आपके बुक्स के साथ साथ आपके साथ पेन भी है। ठीक है ना, बुक्स भी है, मान के चलो 3 पेन भी है। तो इसको अपन कैसे अपव्यू में दर्शाएंगे, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार इसका अपव्यू जो बनेगा तो इसका बन जाएगा 5 3। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 3। ठीक है, तो अपव्यू को इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां पे क्या हो गया, आप देखो जे कहलाने अपने पास बॉक्स और जे हो गया अपने पास पेन, या इसको अपन बॉक्स भी मान ले रहे हैं इधर से, ऐसे और पेन को इससे दर्शा रहे हैं। ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे जी बॉक्स की संख्या को दर्शा रहा है, जी पेन की संख्या को अपन एक सारणी या तालिका बना के भी दर्शाते हैं, जैसे उसी प्रकार इसको भी समझो। ठीक है ना। अब मान के चलो कि ये तो आपके पास थी केवल। ठीक है, अब मान के चलो आपके दोस्त के पास भी बॉक्स है कुछ और पेन है। ठीक है, तो अब उनको दर्शाएंगे कैसे, तो देखो क्या करेंगे हम कि मान के चलो आपके पास वही 5 बॉक्स 3 पेन्स है, और आपके फ्रेंड के पास मान के चलो फ्रेंड के पास 6 बुक हो गई और 8 पेन हो गए। ठीक है ना। ये आपके पास आपके फ्रेंड के पास है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको लिखेंगे कैसे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि देखो बुक्स है तो बुक्स को एक लाइन में लिख दो पहले तो। ठीक है, आपके पास है जैसे, तो आपके पास कितनी हो गई बुक्स और पेन कितने थे 3। ठीक है ना, बुक्स 5 और पेन 3, और दोस्त के पास अपने कितने हैं 6 बुक्स हैं और 8 क्या है पेन। तो हमने इसको इस तरह से भी दर्शा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जो जे वाली लाइन दिख रही है ये बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जे वाली जो लाइन दिख रही है पेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ए वाली जो लाइन दिख रही है ना, ठीक है, कॉलम जो दिख रहा है ए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ए वाला कॉलम है ये आपके फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन समझ रहे हैं अपव्यू में एक चीज और ध्यान दो, इसको हम चाहें तो ऐसे में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी बदल के। कैसे, तो मान के चलो 5 यहां लिख दें, 6 यहां लिख दें, 3 यहां लिख दें और 8 यहां लिख दें। अब देखो पेन की संख्या क्या हो गई, जे हो गई, सॉरी बुक्स की संख्या क्या हो गई, जे हो गई, और पेन की संख्या हो गई जे। ठीक है ना। और ये हो गई आपके पास जो सामग्री है उसकी, और ये हो गई आपके फ्रेंड के पास जो सामग्री है उसकी। ठीक है ना। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें एक चीज और देखें अपन, क्या होता है, ये तो अभी आपके पास थे और आपके फ्रेंड के पास थे, ऐसे और जन के पास भी हो। ठीक है, तो अपव्यू में अपव्यू और जुड़ते जाते हैं। ठीक है ना। इसको अपन इस तरीके से भी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 3 6 8। इस तरह से भी हम चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये भी अपव्यू का एक निशान है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले हम रो और कॉलम समझ लें, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। देखो कैसे, रो कौन सी कहलाती है, जो इसी घड़ी वाली लाइन दिख रही है यहाँ पे, जे कहलाएंगी कॉलम। क्या कहलाएगी, जे कॉलम कहलाएगा। ठीक है ना, कॉलम होता है वो सीधी लाइन। ठीक है ना, और जो रो होती है वो कौन सी लाइन होगी, ऐसे में। ठीक है, जे क्या होगा, रो, जे कहलाएगा कॉलम। ठीक है, हमें सबसे पहले रो की संख्या लिखना है। रो की संख्या देखो कितनी है, 1 रो और 2 रो। कितनी रो है इसमें, 2। इधर देखो इसमें देखो कितनी रो है, 1 रो है केवल। ठीक है, इसमें कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 1 रो है और 2 कॉलम है। इसमें देखें यदि हम तो 1 कॉलम है केवल, और रो कितनी है 1 2, यानी इसका ऑर्डर जो बनेगा, इसका ऑर्डर लिख सकते हैं हम। सबसे पहले रो की संख्या यानी कि 2 और कॉलम की संख्या 1। ठीक है, इसका फॉर्म होता है m इंटू n के रूप का होता है ऑर्डर का। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना, m इंटू n के रूप का होता है। m क्या होता है, यहाँ पे रो की संख्या को प्रदर्शित करेगा, और n क्या करेगा, कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करेगा।
ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे एक उदाहरण से और समझें। जैसे मान के चलो एक मैट्रिक्स और बना रहे हैं हम यहाँ पे, अब यहां पे देखें यदि हम तो रो की बात चले, सबसे पहले तो रो कितनी है, देखो 1 2, कितनी रो है, केवल 2। इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। इसका कॉलम, इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा 2 इंटू 3 के रूप का बन जाएगा। ठीक है, यहां पे देखें यदि हम तो रो कितनी है 2, कॉलम भी कितने हैं 2, यानी कि इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 के रूप का ऑर्डर। अब इसमें यदि हम एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, अवयवों की बात करें, कितने अवयव हैं, करना क्या है, हमें सीधे जो ऑर्डर दिए गए थे, ठीक है, ऑर्डर दिया है कितना है 2 इंटू 3, इनका अपन मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 6 होंगे। इसमें कितने होंगे 4 होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इसको ध्यान से समझो और एक उदाहरण से और समझे हम। देखो क्या है, सबसे पहले तो एक जे आप व्यू है मान के चलो, ठीक है, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी हो सकती है संख्या, एबीसी के रूप में भी हो सकती है, कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको केवल ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहे हैं अभी तो। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इसका ऑर्डर हमें यदि लिखना है, इसका ऑर्डर पता करना है कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, हमें यहां से सबसे पहले रो गिनना है 1 2 3, कितनी है रो 3, 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, कितने कॉलम है 4 कॉलम है। ठीक है, तो इसका हो गया ये ऑर्डर। अब इसमें यदि हमसे एलिमेंट्स पूछे कितने हैं, कितने होंगे इसके दोस्तों। अब इसके बाद है क्या, अवयवों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें देखो अवयवों के प्रकार हैं, इसमें होते तो बहुत से प्रकार हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में केवल कितने प्रकार दिए गए 7 प्रकार। तो 7 प्रकारों को टाइप्स को समझेंगे। ठीक है ना। अब कैसे समझें, देखो ध्यान से समझना। स्तंभ अवयव, पहला स्तंभ अवयव यानी इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल एक कॉलम होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने लिख के रखा है पहले से, कितना है एक कॉलम है केवल इसमें, एबीसी यानी कुछ भी हो सकता है इसमें, मान के चलो जैसे हो जाए 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6, कितना भी चले जाए नीचे तक, लेकिन कितना होगा इसमें केवल एक कॉलम होगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद दूसरा है अपने पास कौन सा, पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें हम देख रहे थे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम था, तो रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, केवल एक कॉलम होना चाहिए, कुछ भी हो यहां पे, लेकिन कितने होने चाहिए, केवल एक रो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक रो होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि एक पंक्ति होना चाहिए। देखो एक पंक्ति है इसमें केवल, ठीक है, इसको ऐसे भी और लिख सकते हैं, जितने भी हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन पंक्ति कितनी होनी चाहिए, केवल एक होना चाहिए। ठीक है ना। इसका ऑर्डर देख रहे हैं हम, तो इसका ऑर्डर हमेशा बनेगा कितना, देखो रो पहले लिखते हैं हम, यानी कि 3 इंटू 1। ठीक है, रो पहले फिर कॉलम। ठीक है, तो 3 इंटू 1, इसको भी देखें तो कितना है 3 इंटू 1। ठीक है, इसमें देखें यदि हम, इसका ऑर्डर कितना बनना है, देखो कितना बनना है 1 इंटू 3, कितना बनना 1 इंटू 3, यानी कि 1 रो कॉलम 3। ठीक है ना, यहां पर देखो तो 1 इंटू 4, यानी कि 1 रो कितनी है, देखो एक ही रो है इसमें, कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, हमें देखना क्या है, जैसे हमें कॉलम अवयव को, कॉलम मैट्रिक्स को समझना है तो उसमें देखना है केवल एक कॉलम होना चाहिए। रो मैट्रिक्स को समझना तो क्या होना चाहिए, उसमें केवल एक रो होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर पे, क्या है, वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो रो है और कॉलम है, रो और कॉलम इनकी संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, इसमें देख रहे हैं हम रो में कितनी संख्या है 1 2, कितनी रो है यहाँ पे 1 2 रो दिख रही है यहाँ पे। कॉलम कितने दिख रहे हैं 1 2 कॉलम भी दिख रहे हैं, यानी कि 2 इंटू 2 होना चाहिए इनका, या और भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको भी हम देख रहे हैं, ये 3 इंटू 3 का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है। क्या है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है ना, इसमें कितनी रो है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है। ठीक है, समझ में आया ना। इसके बाद हम चलते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें देखो एक चीज देखें हम, क्या होता है,
इसमें केवल विकर्ण को देखना है हमें। क्या देखना है? विकर्ण। देखो विकर्ण है जो वहां पे कोई भी संख्या हो सकती है, विकर्ण में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन विकर्ण के अलावा जितने भी दिख रहे हैं बाकी सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जितने भी अभी आपने बाकी सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 4 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इसको देख रहे हैं। अब यदि मान के चलो कि यहाँ पे एक और हम देख रहे हैं, एक चीज और देख रहे हैं कि जो विकर्ण ऑफ व्यू है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसका ऑर्डर भी बनेगा। तो इनकी पंक्ति और कॉलम यानी कि रो और कॉलम, ठीक है, कैसे बनेंगे? हमेशा समान बनेंगे, ठीक है। इसमें रो और कॉलम हमेशा समान होना चाहिए। कैसे? देखो यदि मान के चलो हम लिख के देखें, एक और इसको बना के देख रहे हैं। यदि हम ऐसा लिख दें कि ABCDEF, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें विकर्ण कहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो आ रहा है लेकिन यहाँ की बात छूट रहा है। मतलब क्या है? जो भी विकर्ण ऑफ व्यू है इसको वर्ग ऑफ व्यू होना चाहिए। मतलब जितने भी विकर्ण ऑफ व्यू होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वर्ग ऑफ व्यू जरूर होते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स जितने भी होंगे वे सभी क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक होंगे, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक वाले सभी क्या हो? डायगोनल मैट्रिक हो। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हो सकता है यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे अपन देखें क्या होता है, इसमें हो रहा है 1 2 3, इसको यदि हम लिख दें, ठीक है ना, देखो कुछ भी हो, संख्याएं से मतलब नहीं है, कुछ भी लिख के देख ले रहे हैं हम। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या हो रहा है? जी स्क्वायर मैट्रिक तो है ना, स्क्वायर मैट्रिक बिल्कुल है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? केवल यहाँ पे संख्या हो, बाकी जीरो मैट्रिक है, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। मतलब विकर्ण ऑफ व्यू है जो हमेशा वर्ग ऑफ व्यू होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वर्ग ऑफ व्यू है तो विकर्ण ऑफ व्यू भी हो, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं 5वें नंबर, क्या है? अदिश ऑफ व्यू, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? हमने इसमें देखा था, देखो इसमें क्या हो रहा था? ABC लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे जो विकर्ण है उसमें कुछ भी हो सकता है, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, इस पर क्या हो सकता है? चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हमेशा समान होंगी संख्याएं। मतलब A लिखा हमने, यानी कि जैसे हम लिख दें यहाँ पे 0, यहाँ पे लिख दें हम जैसे कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक है। क्या है? स्केलर मैट्रिक। क्यों है स्केलर मैट्रिक? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 2 लिख दिए सब में। देखो मतलब इनकी जो विकर्ण है वह समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। इसमें हम देख रहे थे समान नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? हमेशा एक अदिश ऑफ व्यू, हमेशा क्या होगा? एक वर्ग ऑफ व्यू होगा। जो भी स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक हो गई, ठीक है ना। ये भी कंफर्म है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो स्क्वायर मैट्रिक है वह क्या हो? हमेशा अदिश ऑफ व्यू हो, ठीक है। तो ये तो कंफर्म नहीं है कि जे वाला जे हो, ठीक है, लेकिन ए वाला जब भी होगा तब ए तो होगा ही हमेशा, ठीक है ना। समझ में आया ना? या फिर एक चीज और देख रहे हैं हम यहाँ पे, देखो कि जे ऑफ व्यू है, इसमें क्या होता है? विकर्ण क्या हो? विकर्ण में होगा केवल। इसमें क्या होता है? विकर्ण ऑफ व्यू में केवल विकर्ण दिए गए हो, बाकी क्या हो? जीरो। यहाँ पे हम इसमें भी देख रहे थे विकर्ण है केवल, बाकी क्या है? जीरो है, ठीक है। तो जो अदिश ऑफ व्यू है, वह एक विकर्ण ऑफ व्यू भी होता है। समझ में आया ना? जो अदिश ऑफ व्यू है वो क्या होगा? एक विकर्ण ऑफ व्यू भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या होता है? बाकी सब जीरो होते, बाकी विकर्ण होता है केवल, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं विकर्ण है केवल, बाकी सब क्या है? इसमें जीरो है। यानी कि जितने भी अदिश ऑफ व्यू हैं वो क्या होंगे? हमेशा विकर्ण ऑफ व्यू होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो विकर्ण ऑफ व्यू हैं वे हमेशा क्या होंगे? अदिश ऑफ व्यू हो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्या चाहिए? हमें समान संख्या चाहिए, लेकिन विकर्ण ऑफ व्यू में जरूरी नहीं कि समान हो संख्या। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1 2 4। देखो हमने लिख के रखा है पहले, ठीक है। तो ये क्या है? अदिश ऑफ व्यू नहीं है, ये अदिश ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जे यहाँ पे देख रहे हैं अदिश ऑफ व्यू में, जे हमेशा क्या बनेगा? विकर्ण ऑफ व्यू बनेगा। यानी कि सीधा मतलब है कि जो भी अदिश ऑफ व्यू है वो हमेशा विकर्ण ऑफ व्यू हो गई, और दोनों हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स भी होंगे, ठीक है ना। अब तीसरे पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हम क्या है? तत्समक ऑफ व्यू।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इनमें हम देख रहे हैं, इन तीनों में देख रहे थे हम कि 0 0 रहते, बाकी विकर्ण का काम है, यहाँ पे केवल विकर्ण चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें विकर्ण में क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ भी संख्याएं हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है संख्याओं में, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देख रहे थे अदिशाप व्यू में क्या देख रहे थे कि समान संख्या ही होनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए, हमेशा समान संख्या होनी चाहिए। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, समान संख्या है लेकिन क्या हो, वो हमेशा एक होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए उसकी, मतलब कि एक है तो एक ही है उधर। यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं हो, 4 नहीं हो, कुछ नहीं हो, केवल कितना होना चाहिए, इसमें 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 है और बाकी क्या, विकर्ण में केवल 1 1 चल रहा, बाकी सब क्या हो, 0 हो। तो ये कौन सा होगा, तत्समक ऑफ व्यू या आइडेंटिटी ऑफ व्यू, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो इसके विकर्ण बिल्कुल समान है, इसकी कंडीशन क्या होती है, विकर्ण समान होने चाहिए, भले ही यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, लेकिन क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, इसके साथ में ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, और इसके साथ में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, समझ में आया ना। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वह हमेशा स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक भी होगा। यानी कि जो तीनों दिख रहे हैं हमें, ये तीनों क्या हमेशा स्क्वायर मैट्रिक होंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता लेकिन कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 2 हो गए, देखो तो ये 2 2 नहीं हो सकते इसमें, क्योंकि इसकी कंडीशन होती क्या, 1 1 होना चाहिए बस, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है कितना, 7, यानी कि 0 मैट्रिक्स, शून्य ऑफ व्यू। 0 मैट्रिक्स क्या होता है, इसके जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, जितने भी हो वो क्या हो, हमेशा 0 हो, ठीक है ना। इसके बराबर में कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी बढ़ा दो हम, यहाँ पे रो और कॉलम की बात चले यदि तो कितने भी बढ़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब एक चीज और समझ ले रहे हैं, इसी में हम इसके ऑर्डर और लिख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 तो लिख लिए थे हमने, 3 लिख लिए थे, इसका ऑर्डर देखें हम कितना हो रहा है, इसका ऑर्डर देखो 1 2 3, कितनी रो है, 3, 3 इंटू 1 2 3, कितने होंगे, 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। इसका भी कितना है, 3 इंटू 3 होगा, और इसमें भी हम देख रहे हैं, देखो कितने, 3 इंटू 3, जरूरी नहीं कि 3 इंटू 3 हो, ऐसा भी हो सकता है इसको, जैसे ये तत्समक है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते 2 पार्ट में, 1 0 0 1। ये भी तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन कौन सी वाली मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 वाली है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे जे वाली, इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, 3 0 0 3, ठीक है। ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। मतलब हमेशा याद रखना, ऑर्डर क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक का ही ऑर्डर बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक मतलब समझ रहे हैं ना, इनका वर्ग, जिसमें समझा था हमने वर्ग ऑफ व्यू में, तो इसका क्या हो, जितने कॉलम है उतनी क्या होनी चाहिए, उसमें कॉलम और रो क्या होनी चाहिए, हमेशा समान होनी चाहिए। मतलब इन तीनों में क्या होता है, हमेशा रो और कॉलम तो समान होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 2 रो हो या 3 3 हो या 4 4 हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या, ऑब्व्यू का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम देख रहे हैं अब ऑब्व्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंटेशन समझते हैं एलिमेंट्स का, क्या होता है ये रिप्रेजेंट, मतलब एलिमेंट्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो एलिमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए हमें इतना याद रखना है, ए आई जे के रूप को याद रखना है, क्या, ए आई जे के रूप को याद रखना है। कैसे, देखो आई है जो, वो क्या करता है, हमेशा रो की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और जे है हमेशा जो क्या करता है, कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए A12 का मान कितना होगा, A12 का मान कितना होगा, इसमें देखना है A12 का मान, तो कितना होगा A12 का मान, 1 क्या है, आई क्या है, रो, क्या है, रो, जे क्या है, कॉलम, ठीक है। तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो जो हो गई ना, पहली रो देखो फर्स्ट रो है जे हो गई सेकंड रो, जो हो गया फर्स्ट कॉलम, जो हो गया सेकंड कॉलम, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो हो गई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में जे जा रहा है, सेकंड कॉलम में जे आ गया, यानी कि कितना है इसका मान, 3 है, समझ में आया ना। फर्स्ट रो में
कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम। अब इसके बाद यदि हमसे पूछ रहा है A11 का मान, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कितनी है? 2। तो फर्स्ट रो जी दिख रही ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जी हो गया, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? 2। यदि हमसे पूछ रहे हैं A21 का मान, 21 यानी कि दूसरी पंक्ति, ठीक है, रो कौन सी होनी चाहिए? सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है? इसका मान 4 है, ठीक है ना। अब यदि हमसे पूछ रहे हैं A22 का मान, ठीक है ना, तो दो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसमें कितना है? इसका मान 5 है। ध्यान देना 1 मिनट, ठीक है, इसको हम आगे पीछे लिख दे रहे हैं, पहले तो इसको 2, यहाँ पे 3 और इसको 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसको 2 कर दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना, ये हो गई पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसका मान कितना है? 2। पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है ना, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ठीक है ना, 3। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है ना, दूसरी रो होनी चाहिए और पहला कॉलम होना चाहिए। कितना है? जो दूसरी रो में पहले कॉलम में, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? 4 पे मिल रहा है ना दोनों, ठीक है। इसमें देख रहा है दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति में दूसरे कॉलम में कितने हैं? ये 5 है, ठीक है ना। तो इनका ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इक्वालिटी समझने के लिए यही समझ सकते हैं हम, कैसे? अब इसमें देखो सबसे पहले तो A11 का मान कितना होगा? A11 का मान कितना होगा? देखो A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है ना जी, हम इसको ऐसे लिख ले, पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम कितना है? X, ठीक है ना। अब इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है? Y, ठीक है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं A21 का मान कैसे निकालेंगे? A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है? इसका मान 4, ठीक है ना, 4, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है? इसका मान Z। अब इक्वालिटी समझने के लिए ध्यान देना है सबसे पहले तो, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें एक्स वाई जेड के मान देखना है, कितने हैं एक्स वाई जेड के मान, इनको ज्ञात करना। कैसे करेंगे? एक्स का मान A11 के बराबर होगा, यानी कि एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ गया, ठीक है ना। अब y बराबर कितना आना चाहिए? y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो x का मान 2, y का मान 3 और 4 है जो 4 के बराबर है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब z है वो कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा, ठीक है। ये कहलाएगी क्या? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। समझ में आया ना इतना? अब एक चीज और समझ लो इसमें, यदि मान के चलो यहां पे 4 की जगह 5 लिखे होते, 4 की जगह 5 होती, तब क्या होता? ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, और इसको हम मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यदि 4 है तो यहाँ पे 4 ही होने चाहिए, और कोई संख्या है यदि यहाँ पे इनकी कॉलम में देख लो और रो में देख लो, यहीं कहीं मैच हो रहे हैं यदि, ठीक है, ये कोई संख्या मैच हो रही है या नहीं भी हो रही है तब भी इक्वल मान लेंगे हम उनको। लेकिन यदि ऐसा हो कि कोई एक संख्या यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे लिखी, यहाँ की संख्या नहीं है वो, ठीक है ना, यानी कौन से नंबर का है ये? A21 का। A21 है तो A21 में कितना है? इधर 4, तो यहाँ देखो A21 में भी 4 होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो ये क्या होंगे? इक्वल नहीं। ये तो था इंट्रो चैप्टर 3 का। अब इसमें जो 3.1 है एक्सरसाइज 3.1, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और अच्छे से समझेंगे।